हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बात पर। देखिए दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो रीट थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम है, उस थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम को हम किस तरीके से पास करें, मतलब किस तरीके से हम जॉब में लगे, बात ये है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि ऐसा क्या रीज़न है कि जो बोर्ड है हमको ही सेलेक्ट करें। आप किस तरीके से जो और आपके साथी हैं उनसे आप थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम कर सकते हैं। तो उसको सोच करके मैंने क्या आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई है कि यदि मैं आपकी जगह पर होता तो मैं कौन से स्टेप फॉलो करता, मैं अपने लिए क्या इस्तेमाल करता, उन चीज़ों को मैं आपसे बात करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा कि दो तरीके के विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं कि जो फर्स्ट टाइम में दे रहे होंगे, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो हो सकता है सेकंड या थर्ड टाइम दे रहे होंगे, और किसी वजह से मतलब वो रह गए होंगे 2, 4, 6 नंबर के आंकड़े से यहाँ पर रह रहे होंगे। तो मैं उन दोनों को लेकर के बात करूँगा। ठीक है, आप वीडियो में लगातार बने रहे। मैं आपको बता दूँ, बड़ा सिस्टमेटिक तरीका बताया मैंने कि आपको किस तरीके से मतलब आप एक एग्ज़ाम के अंदर मतलब एक सही रणनीति से चलें तो वहाँ पर सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है ना। तो देखिए, बात करें। सबसे पहली बात, मैंने इस साइड आपके लिए सिलेबस लिख रखा है। सिलेबस को आप देखें, जैसे राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा, ये 80 नंबर की है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रदर्शन, आरटी, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है 50 नंबर का। ठीक है। सब्जेक्ट आपकी कितनी 120 नंबर की है। टीचिंग मेथड 20 नंबर के, मनोविज्ञान 20 का, और सूचना तकनीकी 10 की। बात ऐसी है कि ये जो भी आपका सिलेबस है, सबसे पहला काम आपको देखो क्या करना है। जो पहला काम करना है, आपके मोबाइल के अंदर, ये सबके मोबाइल के अंदर सिलेबस तो होगा, ये मुझे मालूम है, बट लेकिन ये केवल और केवल मोबाइल में ही नहीं रहना चाहिए। आपको क्या करना है, कल जाकर के इसकी प्रिंट आउट ले लेनी है। इसकी प्रिंट आउट को बिल्कुल निकलवा के लेना है, और आपका जो टेबल है, टेबल के ऊपर आपकी ये सिलेबस आपका होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही आप इसके सिलेबस को लेके आ जाते हैं तो बता दूं अब आपको क्या करना है। ये मानिए अब आपकी सिलेबस को लाते ही आपकी रणनीति स्टार्ट हो गई है। क्या करना है आपको, सबसे पहले सिलेबस का एनालिसिस कीजिए। सिलेबस को समझिए, आप सिलेबस को पढ़िए कि सिलेबस के अंदर क्या दे रखा है, कि राजस्थान का इतिहास है या राजस्थान का भूगोल है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए दे रखे हैं। तो उन सिलेबसों का जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको बता दूं, मैं यहीं से थोड़ा सा एनालिसिस समझ में आ रहा है कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यहाँ भी जो मैटर है ये भी राजस्थान का ही है, और ये जो करंट अफेयर्स है ये भी राजस्थान का ही आपके लिए दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ राजस्थान का मटेरियल दे रखा हो, आपको पता चले कि कहीं जी ओवरलैपिंग हो रही है, तो उन्हीं टॉपिकों को आप साथ के साथ पढ़ते जाएं। ठीक है। जैसे कि काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे कि आपके लिए दे रखा है कुछ खिलाड़ी करके टॉपिक दे रखा है। तो खिलाड़ी भैया किस में आएगा, करंट अफेयर्स में आएगा। प्रमुख धार्मिक स्थल है, प्रमुख धार्मिक स्थल आपके किस में आएंगे, आपके संस्कृति में आएंगे, कल्चर में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप इनको इस तरीके से पढ़ें। तो क्या होगा, सिलेबस के एनालिसिस से ये होगा कि जैसे आप किसी चीज़ को अभी ये समझ रहे हैं कि 100% है ये चीज़, लेकिन आपको पता चलेगा कि 100 में देखा जाए, हमने अच्छे तरीके से देखा है, तो ये जो बाद बाकी की जो 20% जो एक्स्ट्रा चल रही थी वो भी 100 के अंतर्गत आती हैं। समझे ना। जिस चीज़ को आप 120 मान के चल रहे थे, आपको पता चला कि 120 नहीं, ये तो कितना ही है, 100 ही है। इस तरीके से सिलेबस का एनालिसिस आप करके देखें कि कॉमन टॉपिकों को समझ लें कि कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं, और ऐसे टॉपिक कौन कौन से हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से देखना है। मतलब टॉपिक में ये भी समझना है कि कौन सा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। जैसे ज्योग्राफी के टॉपिक्स हुए, साक्षरता का टॉपिक्स हुआ। अब जैसे आप जब एजुकेशन बैकग्राउंड में जा रहे हो और आपको ये भी नहीं पता है राजस्थान की साक्षरता कितनी है, तो ये क्या गलत बात है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आएगा तो साक्षरता से आएगा, जनसंख्या घनत्व से आएगा, ये आपको उसके आंकड़ों से पता होना चाहिए। दूसरी बात, सिलेबस एनालिसिस कर ले, इसमें ये देख लें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और ऐसे कौन से हैं जो अनइम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ किस पर ज़्यादा आपको बल लगाना, मतलब फोर्स किस पर ज़्यादा लगाएं, किस पर नहीं लगाएं, इस बात को आप बिल्कुल समझ लें आप। दूसरी बात, प्रीवियस पेपर के बारे में बात करें। प्रीवियस पेपर का मतलब ये नहीं है कि आप अब ऐसा करेंगे कि 10 से 15 साल के प्रीवियस पेपर लेकर के आ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 4 से 5 साल की, लास्ट 4-5 साल के, मतलब अब तक के जो 4-5 पेपर हुए हों उनके 4-5 साल के प्रीवियस पेपर ला करके उनका डिस्कशन करना है, उनका एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन कहाँ से तो पूछा गया है, और पूछने की टेक्निक क्या रहती है, पूछने की प्रवृत्ति क्या रहती है, कि इसके अंदर क्या फैक्ट पूछे जाते हैं, क्या फैक्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग भी पूछी जा रही है। फैक्ट में पूछा जा रहा है तो फैक्ट किससे रिलेटेड है, कहीं उसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं उसकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड तो नहीं है, कि कहीं इसकी स्थापना से रिलेटेड तो नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है तो एक कैसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर ये क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा डेप्थली अंडरस्टैंडिंग है कि स्टूडेंट के हित में किए जाने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, शिक्षण विधि के जब के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसकी थोड़ी सी डेप्थनेस लगती है,
बट लेकिन उस क्वेश्चन में क्या होता है, वो स्टूडेंट की के भावनाओं को, स्टूडेंट के स्तर को और स्टूडेंट के हित को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो आप समझ जाते हो कि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे मतलब बड़े बड़े क्वेश्चनों से आपको डरना नहीं है, बस उन क्वेश्चनों को आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ आप 4 से 5 साल के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन लेके आएंगे, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। कहीं आप पता चले कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की इतनी मोटी बुक्स ले आए, आप उसके रिवीजन ही नहीं हो रहे हैं, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि बात बशर्ते ये भी तो है कि आपको जो भी रिवीजन करना है वो भी तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस करना है, ऐसे थोड़ी है कि आप एक तरफ से करते चले जाओ। तीसरी बात, आरबीएसई बोर्ड। देखिए आरबीएसई बोर्ड की जितनी भी बुकें जो राजस्थान जीके के अंतर्गत चल रही हैं वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे 9th की है, 10th की है, ये जो चल रही है ये आपके पास होनी चाहिए 9th और 10th की, कम से कम 9th 10th की तो होनी चाहिए, कि जैसे जिसके अंदर जो भी किसान आंदोलन दे रखा है वो आपको किसान आंदोलन पता होना चाहिए। इसके अंदर राजस्थान का एकीकरण जिस तरीके से दे रखा है आपको राजस्थान का एकीकरण इसके अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए। मुझे पता है कि आप कोई लोग कोई गाइड पढ़ रहे होंगे, गाइड तो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो ठीक है, उसके जब आप गाइड पढ़ रहे हो जितनी भी चल रही हैं, जैसे कि चाहे तो आप पैनोरमा की बात करें या नाथ पब्लिकेशन की बात करें, या कोई विद्यार्थी किसी और पब्लिकेशन की पढ़ रहा हो या किसी कोई नोट्स पढ़ रहा हो, तो मटेरियल ऑलमोस्ट सब में 90 से लेकर के 95% तक ऑलमोस्ट सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। 2-4% है जो डिफरेंट लिखते हैं, वो भी किस वजह से लिखते हैं मैं भी आपको बता दूं कि एक दूसरे का क्या ना हो जाए भैया, कॉपीराइट ना हो जाए, इसीलिए हम क्या है वो एक दूसरे के एक्स्ट्रा मतलब फैक्टर डालते रहते हैं। तो गाइड जो भी चल रही है उसको आप चलने देना, बस आपको जो आरबीएसई बोर्ड की बुक है उनके ऊपर भैया आपको काम करना है। जैसे गाइड के आप माना कि आप 4 रिवीजन कर रहे हो, तो मैं कहूँगा रिवीजन गाइड के 3 कर लेना, बट लेकिन इसका भी 1 टाइम या 2 टाइम आपको रीडिंग इसकी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चनों को समझने का जो पैटर्न है वो आरबीएसई किताबें ही बताती हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो अपना अधीनस्थ बोर्ड है ये तो भैया सीधी की सीधी डायरेक्ट आरबीएसई की बुक से ही क्वेश्चन पढ़ता है। और मैं बता दूं आलोक राज जी की आप स्ट्रेटेजी को देखिए, आलोक राज जी खुद ये कहते हैं कि भाई जो पेपर है वो प्रीवियस पेपर के आधार पर बनाया जाएगा और मोस्टली जो राजस्थान की बुक्स वगैरह चल रही हैं उन्हीं से ही क्या है क्वेश्चन बनाया जाएगा। उनकी खुद की ऐसी स्ट्रेटेजी है और आपने विगत पेपरों में देखा भी होगा इसी तरीके से उनका चल रहा है। करंट अफेयर्स, देखिए इसको बच्चे क्या छोड़ के चलते हैं, करंट अफेयर्स को छोड़ के चलते हैं कि भाई करंट अफेयर्स को हम आने वाले मात्र 15 दिन में तैयार कर लेंगे, करंट अफेयर्स को आने वाले मात्र 10 दिन में तैयार कर लेंगे। तो करंट अफेयर्स को लेकर के ऐसा लगता है कि हम इसको बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको जो सिलेक्शन में सबसे बड़ी जो आगे निकाल के ले जाएगा ना, सिलेक्शन की दौड़ में जो आपको आगे निकाल के ले जाने वाला करंट अफेयर्स ही है, क्योंकि इसको बच्चे जो भी है थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं और थोड़ा सा पढ़ने में मतलब कहते हैं सपाचे में नहीं आता है, इसका काफ़ी सारा लंबा चौड़ा इसको पढ़ना पड़ता है तब जाके इसकी बात बैठती है। तो करंट अफेयर्स मैं आपको बता दूं कल से ही, आज की तो अब रात हो गई ठीक है ना, कल से ही करंट अफेयर्स की कोई एक मैगजीन जो 10 से 15 रुपए की जो आपको अच्छी लगती हो, 15 से 20 रुपए की जो भी मैगजीन आपको अच्छी लगती है उसे आप ले आना। जैसे अपने राजस्थान के अंदर मूमल की हुई, और आपको बता दूं क्रोनोलॉजी, कोई सी भी एक ले आना ये बेस्ट है। और इसकी अभी से स्टार्टिंग कर देना, 15-20 दिन में करंट अफेयर्स कभी तैयार होगा नहीं, मैं आपको बता दूं। ये लेके आए लगातार 1 दिन के अंदर पढ़ी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे कि ज्योग्राफी में कहाँ कोई नई चीज़ आई है क्या, करंट अफेयर्स में कोई खिलाड़ी ऐसा है, कोई पदक जीत के आया है क्या कोई ऐसी भाषा या संस्कृति या कोई ऐसा टॉपिक है जो करंट अफेयर से रिलीवेंट हो रहा है क्या, कोई ऐसी समिट है जो अभी हुई है क्या। तो जैसे कि आप बार बार ज्योग्राफी पढ़ते हो लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ज्योग्राफी के अंदर फिलहाल में कुछ नई चेंजिंग हुई है, जैसे नए कहीं पर भंडार मिले हैं किसी चीज़ के, अब वो बात तो करंट अफेयर्स ही बताएगी। तो आप ये समझ रहे हो कि ये खनिज का टॉपिक है, अरे भैया खनिज का तो है लेकिन टॉपिक ये कहाँ से कनेक्टेड है, करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स में आपको बता दूं कि हर टॉपिक के अंदर डाली जाएगी, ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स, और आपका संस्कृति में कोई नई चीज़ है, आपकी भाषा में कोई नई चीज़ हो रही है, वहाँ सब जगह करंट अफेयर्स आपके लिए डाली जाएगी। तो करंट अफेयर्स को डे 1 से आप तैयार करना स्टार्ट कर दें, कल से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, मैं आपको बता दूँ। उसके बाद रिवीजन, भाई देखो ये तो सबसे बड़ी औषधि है, मोर रिवीजन, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्या करिए आप रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन कर लिए। जैसे किसी टॉपिक को आपको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसको थोड़ा सा रिलैक्स करिए, 10-15 मिनट रिलैक्स करिए, फिर उसको आंखों को बंद करके देखिए कि यार ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा क्या मुझे कुछ इसमें से याद है,
क्या कोई डेट ऐसी है जो मैं एग्जैक्ट याद कर पा रहा हूँ? तो आप उसका रिवीजन करिए जस्ट 5 मिनट, और मैं आपको बता दूँ 7 दिन या 10 दिन के बाद आप टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के, 1-2 टॉपिक लेकर के उनका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जो आपको टॉपिक कठिन लगते हैं उनका रिवीजन स्टार्ट करिए कि भाई आज संडे का दिन है, 7 दिन हमने अच्छी तरीके से पार्टिकल पढ़ाई कर ली, संडे के दिन में निकाल लो कि 2 घंटे तो हमारे या 3 घंटे तो हमारे केवल और केवल रिवीजन की है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिवीजन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए शॉर्ट नोट्स, मैंने आपके लिए बताया शॉर्ट नोट्स भी आपका होना चाहिए। देखो शॉर्ट नोट्स किसका होगा कि कोई ऐसा टॉपिक है कि आप किसी किताब में से पढ़ रहे हो तो पता चला वो कम से कम 10 से 20 पेज के अंतर्गत दे रखा है, और आप जब बार बार किताब को पढ़ते हो तो हर बार 10 से 20 पेज पढ़ने पड़ते हैं और वो हमारी समझ में नहीं आती। तो देखो क्या कर सकते हैं, इसमें शॉर्ट नोट्स बना लें, या तो आप उस टॉपिक के क्या बना लें, ओनली उस टॉपिक के शॉर्ट्स नोट्स बनाएं कि भाई कि इसको मैं 2 से 3 पेज के अंदर लिख लेता हूँ पहले। इसके अंदर जो भी मेन बातें हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, उनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। हर टॉपिक के नहीं बनाने, ये भी आपको तो हर टॉपिक का नहीं बनाए। ऐसे कठिन टॉपिक जो आपको बोर करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपसे मेहनत करने के बावजूद भी आपसे सॉल्व नहीं होते, आप उसको बार बार भूलते हो, तो उसका आप 1 पेज के ऊपर ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बना लेना भैया, ऐसे करके एकदम से, ऐसे वाइट पेज के ऊपर शॉर्ट नोट्स आपका उसका बना लेना है। ये आपको करना पड़ेगा, सब टॉपिक का नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे 10 से 20 टॉपिक ऐसे होंगे, उनके 10-20 पेज में उसको लिख लीजिए और उनको फ्री करिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो भी डेट्स हैं उनके लिए क्या है, ऐसे करके छोटी छोटी सी पर्ची बनाइए आप, छोटी छोटी सी ऐसे पर्ची बनाइए, और उन पर्चियों के अंदर जैसे किसी की डेट है, जैसे इसकी स्थापना 1997 में हुई, किसी की माना कि 1999 में हो रही है, किसी की 1992 में हो रही है ना, या किसी की सन 2000 में हो रही है, किसी की 99 में हुई, इस तरीके से। तो इनको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज लिखिए, सीक्वेंस वाइज लिखिए, और माइंड के अंदर मैपिंग चलने दीजिए कि भाई जब मैंने अपना शॉर्ट नोट्स बनाया था तो मैंने इस तरीके से कवर किया था कि सबसे पहले ये था, फिर वो था, फिर वो था। मतलब आपके माइंड को ये याद कराना है, डेटों को आपको याद करानी है, तो आपको इस सीक्वेंस में लेकर के आनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद नहीं होते, उनको आपको क्या है, एक सीक्वेंस में छोटी छोटी पर्चियों के अंदर लिख लेना है, और हो सके तो अपना स्टडी टेबल है वहाँ पर चिपका दीजिए, या किताब में वहीं की में पेस्ट कर दीजिए, फेविकोल ला करके उसको चिपका दीजिए। ये आपको करना पड़ेगा। ये वो रणनीतियाँ हैं जिनको मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ और मैं इनको इस्तेमाल कर चुका हूँ। उनके लिए ये रणनीति वो है जो मैं अपने ऊपर इनको काम करता हूँ, ठीक है ना। उसका चार्ट देखो, ऐसा कोई भी हो, जैसे हम कहते हैं यदि किसी के 3 पार्ट्स हैं, हम ऐसे लिखते हैं इसके 3 भाग हैं, तो उसके 3 भाग हैं तो उनके चार्ट बना दो। 3 भाग कौन कौन से, उनके तीनों भागों को ऐसे करके लिख दीजिए कि जैसे हम आपको बता दें कि जैसे कोई बात करें कि इसके 3 भाग हैं। जैसे राजस्थान का आप भौतिक भूगोल पढ़ोगे तो भौतिक परिदृश्य है, उसके 4 भाग हैं, है कि नहीं है। जैसे आपको जैसे यह स्टार्ट करोगे, पश्चिम है, फिर अरावली है, फिर आपका पूर्व है, और कौन सा है, दक्षिण पूर्व है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर इनका जैसे एरिया कितना है, जैसे माना कि इसका शायद 60% या 61% के आसपास का एरिया है, इसका 61% का एरिया है, और अरावली पर्वतमाला शायद 9% में है। मुझे देखो प्रॉपर नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि माना कि और इसका माना कि 23 है, और इसका जो भी है, ठीक है ना। आपकी ये क्या है, थोड़ा सा चार्ट होना चाहिए, तुलनात्मक रूप से चार्ट होना चाहिए, जिससे कि एक जैसी निगाह पड़ेगी और हम इसको बता देंगे कि ये कौन से उसका भाग है, कि किसमें कितना % है। इस तरीके से थोड़े से आपके चार्ट होने चाहिए। उसके बाद क्या है, सेल्फ स्टडी मोड। देखो भाई, आप क्या करते हो, अभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो कोचिंग वगैरह जा रहे होंगे। भैया मैं आपको बता दूं, कोचिंग वगैरह या तो जा रहे हो आप, तो कोचिंग वगैरह आप क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि भैया ये कोचिंग जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कोचिंग वाले आपसे ये कहेंगे कि मैं आपको 15 दिन पहले सिलेबस कोर्स करा के दूंगा, 15 कोचिंग वाले ये कहेंगे कि मैं आपको 1 महीने पहले फ्री कर दूंगा। भैया 1 महीने में फिर कुछ होने वाला नहीं है। आप अभी से कोचिंग अपनी बंद कर दें, और आप क्या करें कि सेल्फ स्टडी करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी आपके पास बुक हो उसको लें और उसको उठाएं, उसको समझें और सेल्फ स्टडी करें। और यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर जाएं, कुछ टीचर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैनेजमेंट का पोर्शन है, साइकोलॉजी का पोर्शन है, और शिक्षण विधि का पोर्शन है। इन तीनों टॉपिकों को मैं करा रहा हूँ, मैनेजमेंट का, साइकोलॉजी का और आपके टीचिंग मेथड का। इनको मैं करा रहा हूँ। इनको मैं इस तरीके से करा रहा हूँ कि आपका इसमें से क्वेश्चन गलत होने की इसमें संभावना नहीं होने दूंगा। इस तरीके से मैं करा रहा हूँ, पूर्णतः अपडेट करा रहा हूँ। इसके अंदर जो भी अपडेट चल रहा है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो भी इसमें अपडेट किया है उसके अकॉर्डिंग इसमें सारा काम चल रहा है, ठीक है।
तो भैया आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। जैसे कि आप अभी करते होंगे, मान कि 6 या 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे उससे वो 8 घंटे के आसपास तो लेकर के जाए, अपनी सेल्फ स्टडी कम से कम 8 घंटे लेकर के जाएँ, है ना। और जो आपका उपयुक्त माहौल हो, मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी यदि आपको अच्छी लगती है मॉर्निंग में करें, या इस तरीके से सेल्फ स्टडी करें कि जहाँ शोरगुल वगैरह ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैं आपको बताऊँ शोरगुल में आपकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती ही है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके तैयारी करें। यदि आपने लाइब्रेरी बना रखी, लाइब्रेरी लगा रखी है और लाइब्रेरी में आपकी अच्छी तैयारी होती है, तो वहाँ जा कर के आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, एक और जो काम है आपका वो क्या करना है, एवरी नाइट डिस्कशन। देखो भैया, एवरी नाइट डिस्कशन करना है। इसमें आपको करना क्या है, जैसे आज आपने पूरे दिन जो भी पढ़ा, जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा, और उस पूरे दिन पढ़े हुए में से ज़्यादा नहीं सो 2-3 जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप सेल्फ डिस्कशन कीजिए। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, जैसे कि भाई आज मैंने जो स्माइल प्रोग्राम पढ़ा, तो स्माइल की शुरुआत कब से हुई है, तो आपको डेट याद आ रही है नहीं आ रही। जैसे स्माइल की फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता आना चाहिए। जैसे स्माइल की फुल फॉर्म आपके दिमाग में आ जाए, स्माइल की आपका जो लोगो है वो आपके दिमाग में आ जाए, कि इसके अंदर क्या होता है वो आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है ना। जैसे आपने कोई दीक्षा राइज पढ़ा, तो दीक्षा राइज की फुल फॉर्म क्या होती है आपके दिमाग में आ जाए, ये कब लॉन्च हुआ ये आपके दिमाग में आ जाए, ये कितनी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है ये दिमाग में आ जाए, कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप अपने आप से डिस्कशन कीजिए एवरी नाइट। मैं आपको बताता हूँ, जिस टॉपिक को आपने डिस्कशन कर लिया और उस टॉपिक के आप आंसर दे पा रहे हैं, तो ये मानिए कि वो आपके लिए टॉपिक परमानेंट हो चुका है, बिल्कुल ही आपके लिए वो हो चुका है, परमानेंट टॉपिक हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहूँगा 10 इन की पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, इनके ऊपर आप काम करिए, सिलेबस का एनालिसिस करिए, देखिए आपका सिलेक्शन गारंटेड होगा। ऐसा कोई भी ऐसी संस्था नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से आपको रोक पाए। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन आती है, थोड़ा सा आप डिमोटिवेट फील करते हैं, तो आप मेरे लिए मैसेज डाल सकते हैं। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा, और कोशिश यही रहेगी कि आप जो भी सभी तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी में मैं आपका क्या कर पाऊँ, सपोर्ट कर पाऊँ।